मेरा नौकर हर वक्त अपनी बीवी से लड़ता रहता। मैं उन दोनों को समझाने जाती तो वे मुझे चुप करा देता और सिर्फ अपनी बीवी की बात मानता। मुझे बड़ा गुस्सा आता क्योंकि मेरा नौकर बहुत ही खूबसूरत था और इसकी बीवी बदसूरत थी। मेरी शादी हो चुकी थी मगर अब मैं अपने नौकर से शादी करना चाहती थी ताकि इसकी बीवी की सौतन बनकर इसे सबक सिखा सकूं। मैं अपने पति से तलाक लेने का इरादा कर रही थी। एक दिन मैं अपने नौकर को अपने साथ होटल में ले गई और इसके बाद जो मैंने उसके साथ किया वे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम प्रियंका है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी सरकारी जॉब लगी थी। मैं एक अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे सर्वेंट क्वार्टर भी मिला ताकि मैं अपना कोई भी नौकर रखूं तो उसको रहने के लिए भी जगह दे सकूं। और ऐसा ही हुआ। जब मैंने अमन को अपने घर नौकर के लिए रखा तो मैंने उसे कह दिया कि तुम अपनी फैमिली को भी यहीं लेकर आना। अमन बहुत खूबसूरत इंसान था। इसे देखे तो इंसान की भूख मिट जाती, पर मैं जैसे ही इसे देखती मुझसे नज़रें चुरा लेता। मुझे इसकी ये बात बड़ी बुरी लगती मगर मैं शादीशुदा थी। मेरा पति भी एक सरकारी महकमे में काम करता था मगर मुझे किसी मर्द का खुद को यूँ नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल में तो मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझे नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता था। अमन के पास ऐसी कौन सी परी थी जिसको देखने के बाद वह किसी की तरफ भी देखना पसंद नहीं करता। ये सोच मुझे अजीब सी परेशानी में गिरफ्तार कर चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी। मेरा पति ऑफिस चला गया। मुझे अपने पति पर अक्सर शक रहता कि वे किसी से मिलने जाता है क्योंकि वह अपने फ़ोन से बहुत सी लड़कियों से बातें किया करता। वह रात को अक्सर लेट आता और सुबह ही चला जाता। मैं इस बात से बड़ी परेशान होती क्योंकि मेरा पति पहले तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था लेकिन फिर इसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। इसलिए आज मैं सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकलने लगी। मेरा ख्याल था कि आज मैं अपने पति के ऑफिस में जाऊं और हकीकत पता करूं, पर आज जैसे ही मैं अपने घर से निकली मुझे सर्वेंट क्वार्टर से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं अपना सारा मतलब भूल कर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी। देखूं तो सही वहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो अमन अपनी बीवी से लड़ रहा था मगर मुझे देखकर चुप हो गया और अपनी बीवी की तारीफ़ करने लगा। वे दोनों मियाँ बीवी मुझे देखकर खड़े हो गए और बोले कि माफ़ कीजिएगा मालकिन, हम लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं मगर हम दोनों में मोहब्बत भी बहुत है, बस माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मरने के बाद भी, मैंने हंसी वाले अंदाज में कहा, जबकि वह और इसकी बीवी दोनों सर झुकाए खड़े थे। मैंने देखा दोनों का साथ खुला हुआ था, बाकी वे काफ़ी देर से किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। मैं इसकी बीवी को समझाने लगी तो अमन कहने लगा, मालकिन ये बहुत अच्छी है, इसका कोई कसूर नहीं था। खैर मैंने कोई बात नहीं की क्योंकि मुझे उन दोनों पर यकीन हो गया था और मुझे इसकी बीवी से जलन भी होने लगी क्योंकि अमन इतना खूबसूरत था पर इसकी बीवी मामूली शक्ल और सूरत की लड़की थी। किसी तौर पर भी ये लड़की अमन के काबिल नहीं थी। एक मेरा पति था, मेरी खूबसूरती के बावजूद भी बाहर की औरतों के चक्कर में पड़ा रहता, और एक अमन की बीवी थी जो मामूली सूरत होकर भी इतने हसीन इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं अमन को अपना बना कर रहूँगी और उसकी बीवी की सौतन बनकर उसे मज़ा चखाऊँगी। मेरा पति भी तो यही सब कुछ कर रहा था और अब औरत अपने पति की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो अपनी हया और इज़्ज़त को भी भूल जाती है। मैं भी ऐसा ही कर रही थी। मैंने अमन से इस तरह की कोई बात नहीं की। फिर सारा दिन वे मेरे दिमाग में रहा। वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फल वगैरह लिए। सोचा कि आज अमन के क्वार्टर में भी कुछ फल दे आऊँगी, इससे ज़रूर वे मेरी तरफ मुड़ कर देखेगा। ये तो सोचेगा कि मालकिन मुझ पर क्यों मेहरबान है। मैंने 2000 के फ्रूट लिए और अमन को देने इसके क्वार्टर में पहुंच गई। अमन ने अपनी बीवी से कहा कि मालकिन से फल ले लो और दूर से ही मेरा शुक्रिया अदा किया। ये देखकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। अगले दिन सुबह होते ही मैंने इसकी बीवी को अपने पास सेवा के लिए बुलाया। ये वही हसीना थी जिस पर अमन दिल और जान से फिदा था। मैंने उसे अपने पास बुलाकर बातें पूछना शुरू किया। मैंने कहा, क्या तुम्हारा पति कभी तुम्हें दुख देता है, रुलाता है? वे बोली कि नहीं मालकिन, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बस कभी कभी जानबूझकर झगड़ा करता है और जब मैं रोने लगती हूँ तो उसी वक्त मुझे मना लेता है और माफ़ी भी मांगता है। इसने मुझे कभी कोई दुख नहीं दिया।
मुझे हँसाने की कोशिश करता है। मैं इसकी बात सुनकर जल भुन गई। ऐसा भी क्या है तुम में जो वह तुम पर मर मिटा है? वह हंसकर बोली, बस ये नहीं बता सकती, पर मुझ में कुछ है जिसकी वजह से अमन मेरा दीवाना है। मैंने हैरत से इसे देखा। काली रंगत और बहुत ही बदसूरत थी वह। कहने लगी, अमन मुझे जो कहता है मैं वही करती हूँ। हमारे यहाँ पति को भगवान की तरह पूजते हैं और मैंने भी अपने पति को अपने दिल का सुकून बना लिया। पति के लिए ऐसे बन जाओ कि वे तुम पर नज़र डालते ही खुश हो जाए। मैंने इसी चीज़ को दिल से लगाया है और मेरी ज़िंदगी तो सुकून से हो गई। मैं अपने पति के साथ इतनी प्यार भरी बातें करती हूँ कि उसे कहीं और देखने का मौका नहीं मिलता। मैंने तो अपना सर पीट लिया था और कहा, तुम तो बड़ी ही शायराना बातें करती हो, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने उसे नीचे दिखाने के लिए कहा तो वह कहने लगी, मालकिन मेरी पढ़ाई तो कहीं तक भी नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे तो जैसे दिल जल गया। क्या तुम्हारा पति कभी किसी और औरत की तरफ नहीं देखता? मैंने दिल की तसल्ली के लिए पूछा। नहीं मालकिन, किसी और औरत की तरफ देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वे कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, उसने गरूर से इतराते हुए कहा। मैंने दिल में कहा कि मैं तुम्हारे इस गरूर का इलाज सिर्फ चंद दिनों में ही कर दूंगी। और फिर मेरे दिल में आग लग गई थी। मैंने कहा कि मैं तो तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद करके रहूंगी, पर मैं बाहर से बहुत मुस्कुरा रही थी। यूं वह अपने घर चली गई। अगले ही दिन मैंने गाड़ी निकाली और अमन से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे ज़रूरी काम है। कुछ गरीब औरतों को सिलाई मशीन देनी है। दरअसल मैं एक एनजीओ के साथ भी काम करती हूँ जो विधवा और अनाथों को सिलाई मशीन पहुँचाते हैं। वे कपड़ा सिलाई करके देती थी। मैंने अमन से कहा कि मैं सिलाई की भारी मशीनें खुद नहीं उठा सकती। 3 मशीनें थी जो मैंने अलग अलग घरों में देनी हैं। तुम भी आ जाओ तो मुझको हल्का पड़ेगा। मर्द का साथ होना ज़रूरी है। गाड़ी में बैठते ही मैंने अमन से कहा, तुम तो बड़े ही कच्चे किस्म के मर्द हो। मेरी बात सुनकर वे चौंक गया। मैं इसकी अकड़ पर ठेस लगाना चाहती थी। क्या मतलब है मालकिन, मैं कच्चे किस्म का मर्द हूँ? आज तक मुझे किसी ने ये बात नहीं कही और मेरी बीवी तो दीवानी है मेरी। वे हंस कर बोला। तो मैंने कहा, वे क्यों ना दीवानी हो तुम्हारी? वे काली और तुम गोरे चिट्टे हो। तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वे तुम्हारी सेवा करे? यह बात कहते हुए मैंने अमन को बड़े गौर से देखा। मेरी बात सुनकर अमन गुस्से से बोला, ऐसी बात नहीं है, वे दुनिया की खूबसूरत और बेहतरीन औरत है। मैं तो उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना भी नहीं समझता। मालकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मैं अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इससे अभी कोई बात नहीं करूँगी। 3 घरों में मशीन पहुँचाने के बाद मैं काफ़ी थक गई। मैंने कहा, अमन मैं थक गई हूँ, मैं होटल में जाकर ज़रा खाना खाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मेरी बात सुनकर उसने साफ इनकार कर दिया। माफ़ करना मालकिन, मैं कभी किसी औरत के साथ बाहर बैठकर खाना नहीं खाता। बीवी क्या सोचेगी? अरे वे कौन सा तुम्हें देख रही है? मैंने इसकी हिम्मत बढ़ाई। नहीं मालकिन, वे देख नहीं रही तो क्या हुआ, मैं अपनी बीवी का वफादार हूँ और हमेशा रहूँगा। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या मैं अकेली जाऊँ? मैंने इसकी शर्म को जगाना चाहा। तब वे जोश में आ गया। ठीक है मालकिन, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूँगा। मैं इसकी इस बात पर मुस्कुराई थी। हमने होटल में साथ बैठकर खाना खाया। इसकी नज़रें बिल्कुल नीचे थी। मैंने इसकी ये नज़रें देखकर कहा, अमन क्या तुम मेरी तरफ भी देखना पसंद नहीं करोगे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी बात सुनकर वे दूसरी तरफ चेहरा फेर कर बोला, ऐसी बात नहीं है मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने उससे कहा कि अमन तुम मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दोगे? अमन ने मुझे कोई जवाब न दिया तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में जाकर बैठे। उसने चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाते चलाते मैं न जाने किन ख्यालों में खो गई। तब अमन ने अचानक चौंक कर मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि अमन बस मुझे ऐसे ही देख रहा है, पर इसकी नज़रों में तो डर था। सामने से आती गाड़ी की वजह से वो मुझे इशारा कर रहा था कि मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊं, मगर मुझसे गाड़ी रुक न सकी और यूं हम दोनों की गाड़ी एक ट्रक के साथ जा लगी।
बस फिर क्या था, मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मेरी आँख खुली तो मैं सफ़ेद पोटलियों में जकड़ी हुई थी। मैंने आंखें खोल कर देखा, आसपास कमरे में कोई भी नहीं था। मेरा दिल घबरा गया, कहीं मैं मर तो नहीं गई। फिर मैंने सोचा कि ज़रूर कोई अस्पताल है और मेरे जिस्म पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। तभी एक नर्स कमरे में अंदर आ गई। वे बोली कि आपको इस अस्पताल में एडमिट किया गया था क्योंकि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। आप मियाँ बीवी हैं क्या? नर्स ने पूछा तो मैंने नहीं में सर हिला दिया। नहीं, हम मियाँ बीवी नहीं हैं, ये मेरा नौकर है। मेरी बात सुनकर उसने सुख का सांस लिया और बोली, चलिए शुक्र है, मैं आपके पति को फ़ोन करके बता देती हूँ कि वे आपको आकर हाल पूछ ले। आप उनका नंबर मुझे बता देना। उसने मुझसे मेरे पति का नंबर लिया और मेरे पति को बुला लिया। मुझे अमन का ख्याल आया, कहीं उसे कुछ ना हो गया हो। वे बेचारा तो मेरे साथ काम करवाने आया था। थोड़ी देर में मेरे पति भी आ गए। उन्होंने मुझे देखा, बहुत अफसोस करने लगे। बोले कि तुम आइंदा गाड़ी नहीं चलाओगी। मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही थी। तुम्हारा नंबर भी लगातार बंद जा रहा था, वे इसलिए भी मेरा फ़ोन टूट गया था। बहरहाल मेरे पति ने काफ़ी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगा। तो मैंने कहा कि जब मैं सही हो जाऊंगी तो चली जाऊंगी। वह हैरान रह गया। बोले, तुम्हारी तबीयत तो बहुत बेहतर है, असली नुकसान तो उस बेचारे का हुआ है जिसे तुम अपने साथ लेकर गई थी। मैं उसके मुंह से अमन का जिक्र सुनकर बेचैन हो गई। क्या हुआ है उसे? इस बेचारे की टांग टूट गई है। वे एक टांग से अपाहिज हो गया है। चेहरे पर भी काफ़ी जख्म आए हैं क्योंकि इसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। लेकिन वे बेचारा तो अब किसी काम का नहीं रहा। ऊपर वाला जाने इसकी बीवी भी इसके साथ अब रहेगी या नहीं। यह कहकर मेरे पति ने मुझे बिस्तर से उठाया। मेरी एक जिद की वजह से इस बेचारे की टांग टूट गई। यही बातें मुझे परेशान कर रही थी। हम लोग घर पहुँचे तो सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे अमन और उसकी बीवी की हो रही थी क्योंकि वे लोग हमारी जिम्मेदारी थे और अब इसके पास कोई नौकरी ना होगी और तो क्या करेगा। मेरा पति तो मुफ्त में लोगों को एक पैसा भी नहीं देता। अमन को भी इसने रखा था, वह हमेशा काम पूरा लेता और कभी गलती बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए इससे रहम की उम्मीद रखना बिल्कुल ही बेकार था। खैर, अमन को घर लाया गया। वे अब काफ़ी बेहतर हो चुका था, पर मैं इससे बात करना चाहती थी। तकरीबन मुझे भी 1 महीना लगा। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो अमन के कमरे में चली गई। इसकी बीवी इसके पास बैठी थी। मैं देखकर हैरान रह गई कि अब वह पहले से भी ज़्यादा अपने पति का ख्याल रखने लगी थी। इसे अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिला रही थी। मैंने तो आज तक अपने पति का सर दबाना तो दूर, उसकी बात का भी सही तरीके से जवाब नहीं दिया, पर फिर भी वह मुझे बहुत प्यार से पेश आता। शायद अमन की उम्र कम थी, वह इसलिए अपनी बीवी के बारे में जज्बाती था। मुझे देखकर बोला, मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा दुखी है क्योंकि वे मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा, खाली पेट तो मोहब्बत से भी दम नहीं भरता। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम अपना इलाज करवाओ तो मुझसे तरीके से बात किया करो। वह सर झुकाकर बोला, मालकिन, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। बस मैं अपनी बीवी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें करना कुछ भी नहीं होगा। तुम तो जानते हो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम इसी तरह ज़िंदगी भर गुजार लोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है। तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारी टांग का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर इसकी एक शर्त है। अमन ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और पूछा कि क्या शर्त है मालकिन? इसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया और दोबारा मालकिन मत कहना मुझे। शर्त मैं तुमको अभी नहीं बता सकती हूँ। मैंने ये कहकर इसके सामने कागजात रख दिया। कहा कि इस पर साइन करो। अमन ने डरते डरते इस कागज़ पर साइन कर दिए। दरअसल वो एक शादी का कागज़ था जिसमें अमन ने मुझसे ये वादा किया कि वह मुझसे शादी करेगा और 6 महीने बाद ही करेगा, क्योंकि इसने मुझसे वादा कर रखा है और मुझसे इस काम के लिए बहुत भारी रकम भी ले रहा है। अमन को ये नहीं मालूम था कि मैंने इस पर साइन किया है। फ़िलहाल वह सिर्फ अपनी टांग का इलाज करवाना चाहता था। मैंने भी इसे तसल्ली दी, कहा कि तुम्हारा इलाज ज़रूर हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी किसी बात की फ़िक्र नहीं करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर लेकर आऊँगी जो तुम्हारी देखभाल कर सकेगा। मैंने अमन को पूरे तौर पर शीशे में उतारने की कोशिश की, मगर उसने मेरी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दिया। खैर, इस वक्त वह बहुत मजबूर था। वह चाहता था कि किसी तरह वह अपने बच्चों और बीवी का खर्चा संभाल सके। इसे ये भी नहीं मालूम था कि वह अपनी बीवी के तलाकनामे पर भी साइन कर चुका है। यहाँ तक कि मैंने इसके इलाज के लिए बाकायदा पैसे देने शुरू कर दिए।
अमन भी इलाज करवाता रहा। मैं खुश थी कि 3 महीने बाद इसकी बीवी को तलाक हो जाएगी और अमन मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने पति को छोड़ दूंगी। मगर ऊपर वाले का शुक्र, बेवकूफ़ी और मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर पूरी तौर पर नहीं बंधी थी। 3 महीने बाद अमन जब ठीक होकर मेरे सामने आया, उसने एक ऐसी कड़वी बात कही कि मेरे दिल से उतर गया। उसने जो बात कही वे बता तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, इसके अल्फाज बदल कर मैं आपको बता सकती हूँ। उसने तो मुझे सीधा सीधा बाजारू औरत कह दिया। असल में जब भी अमन से मिलने जाती थी तो बहाने से उसकी बीवी को बाहर भेज देती और फिर मैं अमन के साथ अकेली रह जाती। मैं उठकर अमन के पास चली जाती और इसके बहुत करीब हो जाती। अमन मेरी नीयत को भाप गया और हमेशा मुझसे दूर होने की कोशिश करता था, मगर अपनी बीमारी के चलते वे कुछ नहीं कर पाता था। मैं बहुत मजबूर था और मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, बल्कि मैं मौत का मुंह देख कर आई थी। मगर फिर भी मैं अमन के पीछे लगी हुई थी। अमन की जगह अगर कोई और मर्द होता तो वे कब का पिघल चुका होता। मगर अमन सच्चा और ईमानदार इंसान था। वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसे धोखा नहीं चाहता था, मगर वे इस वक्त मजबूर था। आज जब वह बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए ये बात कहकर मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। मैं उसे सारी ज़िंदगी के लिए जेल भिजवा सकती थी, इस पर कोई इल्ज़ाम लगाकर इसे पुलिस से मार भी पड़वा सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसकी बात का मुझ पर बहुत असर हुआ। मैं खुद ही कसूरवार थी, इसलिए मैं खामोशी से इसकी बातें सुनती रही। वह कहने लगा, तुम जैसी औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती। वे अपने पति से खुश भी नहीं होती, चाहे पति तुम्हारे लिए अपनी जान ही क्यों न दे दे। और मेरी बीवी जैसा हसीन तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। मैंने कहा, मैं तुमसे चाहती क्या थी? मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, तुम्हें किसी गलत चीज़ के लिए भी नहीं कहा। हाँ, मैं हसीन हूँ, खूबसूरत हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरा पति कम सूरत है। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती थी, पर तुमने तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझ लिया। मुझे इसके छोटे बच्चे और इसकी बीवी का ख्याल ना होता तो मैं अपने पति से कहकर अमन की वह हालत करवाती कि वह सारी ज़िंदगी याद रखता। पर मुझे ऊपर वाले का डर भी आ गया था। मैंने सोचा कि गलती भी मेरी थी। मैं इसे वहाँ लेकर गई थी जब इसकी टांग टूटने वाला हादसा हुआ। पर यह भी तो सच है, जो कुछ होता है वह इंसान के नसीब में लिखा होता है। अमन की इस बात पर मैं आज तक सुकून से सो नहीं पाई। मुझे इसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती हैं। तुम एक बाजारू औरत हो, तुम कभी खुश नहीं हो सकती, अपने पति को धोखा दे सकती हो, तो मुझे क्यों नहीं? इसके बाद अमन अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर चला गया। आज उस बात को साल गुजर गया है, मुझे उसकी बातें सोने नहीं देती। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है, मैं अपने पति के सिवा किसी दूसरे मर्द पर निगाह तक नहीं डालती। मुझे उसकी बातों ने सुधार दिया था और ये बता दिया था कि अपना पति बदसूरत हो या खूबसूरत, बीवी के लिए सबसे खूबसूरत वही होता है। धन्यवाद दोस्तों।